एक कैदी को 2 दिन बाद फांसी होने वाला होता है। तब जेलर साहब उस कैदी के पास पहुँचते हैं और पहुँचकर उसे कहते हैं कि 2 दिन बाद आपका फांसी हो जाएगा। यानी आपकी अंतिम इच्छा क्या है? यदि कुछ है तो आप बता सकते हैं। तब वो कैदी ने कहता है, क्या कैदी की अंतिम इच्छा भी पूरी हो सकती है? तो जेलर साहब कहते हैं, हाँ, अंतिम इच्छा भी पूरा हो सकता है। यदि आपकी कुछ अंतिम इच्छा है तो आप बता सकते हैं। तब कैदी कहता है, यदि कैदी की अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है तो मेरा इच्छा है, मैं अपने पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। जैसे इतना बात जेलर साहब सुनते हैं, वह भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जेलर साहब के शासन में पहली बार ऐसा इच्छा जाहिर किया था किसी कैदी ने। लेकिन जेलर साहब भी मजबूर हो जाते हैं उनको इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है, भारत का एक कानून कहता है, किसी भी कैदी को अंतिम इच्छा पूरी की जाए। तो जेलर साहब उस लड़के को पत्नी के पास, यानी उस कैदी को पत्नी के पास फरमान भेजते हैं और उससे बताते हैं कि आपका जो पति है, उसका 2 दिन बाद फांसी होने वाला है। तुम्हारा पति का ये अंतिम इच्छा है कि फांसी होने से पहले वह आपके साथ एक रात बिताना चाहता है। तब उनकी जो पत्नी होती है, वो कहती है, मेरा पति मुजरिम है, लेकिन मेरा पति का इच्छा है कि मैं उनको फांसी होने से पहले मैं उनके साथ एक रात बिताऊँ। तो ठीक है, यदि उनका ऐसा ही इच्छा है, तो मैं उनके साथ एक रात बिता सकती हूँ, क्योंकि जैसा भी है, जो भी है, आखिर है तो मेरा पति। वो औरत अपने पति के साथ एक रात बिताने के लिए एग्री हो जाती है। जैसे औरत अपने पति के साथ एक रात बिताने के लिए एग्री होती है, जेलर साहब उस लड़के को, यानी उस कैदी को पत्नी के साथ एक रात बिताने के लिए उसी जेल के अंदर एक कैमरा शिफ्ट करते हैं और उसी कैमरा में रहने का एडजस्टमेंट करते हैं, बेड वगैरह लगा देते हैं और उस लड़की को आने का समय, डेट, टाइम फिक्स कर देते हैं। ठीक वो समय भी आता है, वक़्त भी आता है जब लड़की अपने पति के साथ मिलने के लिए जाती है। जब जाती है तो इस लड़की को उसी कमरा में मिलने के लिए, यानी वक़्त बिताने के लिए भेज दिया जाता है और बाहर से 2 गार्ड तैनात कर दिए जाते हैं और उस कैमरा के अंदर एक वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया जाता है, जिस वॉइस रिकॉर्डर का पूरी कंट्रोल, स्विच ऑन ऑफ उस जेलर के हाथ में होता है, जो जेलर अपनी ऑफिस में बैठकर इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। तब ये लड़की जैसे उस कमरा में जाती है और जाकर अपने पति की पैर पकड़ के रोने लगती है और पति भी रोने लगता है। काफी देर तक ये लोग रोते हैं। उसके बाद में लड़की की, यानी पत्नी, अपने पति से पूछती है, कहती है, आखिर आपने इतना बड़ा अपराध क्यों किया? आपका फांसी होने वाला है। बताइए इन छोटे-छोटे बच्चों को क्या होगा? यदि आपने किसी लड़की के साथ प्यार किया तो फिर उसे मार क्यों दिया? यदि आपने प्यार किया तो शादी कर लेता, नहीं करते तो फिर उसे मारने का हक तो नहीं था ना? तब उसका पति रोने लगता है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को, सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का। दोस्तों, ये बड़ी रोचक कहानियाँ है, बड़ी एक अलग किस्म की कहानियाँ है। इसको चंद मिनट समय निकाल कर ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, यानी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब वह लड़का, यानी कैदी, अपनी पत्नी से बताता और कहता है, मैं और मेरे दोस्त दोनों एक साथ मिलकर अपने काम-काज को तलाश में परदेश गए थे। इस लड़का का नाम सुबोध होता है और इनका जो दोस्त होता है, इनका नाम होता है प्रमोद। सुबोध और प्रमोद दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे। बचपन से इन लोगों का एक साथ रहना और सहना था। इसलिए सुबोध और प्रमोद दोनों एक साथ मिलकर अपने घर से काफ़ी दूर नौकरी को तलाश में, यानी काम-काज को तलाश में जाता है। जब जाता है तो दोनों को एक ही कंपनी में जॉब लग जाती है, काम करने लगता है। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है और उसी कंपनी में उसी शहर के रहने वाली एक और लड़की ड्यूटी करने जाती है, जिस लड़के का नाम होता है वंदना। वंदना सुबोध से बातचीत करने लगती है और बातचीत के दौरान वंदना को कहीं न कहीं सुबोध से बातचीत करने का जो सिलसिला होता है, वो आगे बढ़ने लगता है और इसी दौरान सुबोध जब भी ड्यूटी जाया करता, तो सुबोध का जो लंच बॉक्स होता था, यानी टिफ़िन होता था, वह लेकर वंदना उसके अंदर से खाना वगैरह खा लेती थी
और सुबोध वंदना के जो लंच बॉक्स होता था, टिफिन होता था, उससे खाना खा लिया करता था। ऐसे करके समय चलता रहा और इसी बीच उसका जो दोस्त होता है यानी प्रमोद, वो प्रमोद अपने दोस्त यानी सुबोध से कहता है कि दोस्त, तुम वंदना के साथ बात करते हो, बातचीत करते हो, क्या मुझे तुम वंदना से बात नहीं करवा सकते? तब उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो दोस्त, मैं तुम्हें वंदना से बात कैसे करवा सकता हूँ? और आप यह भली भांति समझ सकते हैं कि चाहे कोई भी लड़की किसी लड़का से बात कर रही हो या कोई भी लड़का या पति अपने पत्नी को किसी दूसरे को हवाले कर नहीं सकती। चाहे इसमें लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए एक ही शब्द लागू होता है। वो जिससे बात करती है, वो किसी और से नहीं बात करवा सकती। इसलिए सुबोध अपने दोस्त को साफ-साफ इनकार कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारी बातचीत वंदना के साथ नहीं करवा सकता। जैसे ही इतना बात प्रमोद सुनता है, प्रमोद को कहीं न कहीं गुस्सा आ जाता है और अपने दोस्त सुबोध से बदला लेने के लिए ठान लेता है। कुछ दिन बाद वह लड़की सुबोध से कहती है कि सुबोध, मैं तुम्हारे रूम पर आना चाहती हूँ, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहती हूँ। तब इससे बातों बात में सुबोध कहता है कि क्यों नहीं, यदि तुम मेरे रूम पर आना चाहती हो तो आ सकती हो। लेकिन सुबोध और प्रमोद दोनों एक ही कमरे में रहा करता था क्योंकि ये दोनों दोस्त थे। तभी यह लड़की वंदना एक दिन सुबोध के कमरा पर जाती है और जब सुबोध के कमरा पर जाती है सुबोध से मिलने के लिए, तो वहाँ सुबोध नहीं होता है, उनका जो दोस्त होता है प्रमोद, प्रमोद होता है। जब प्रमोद वंदना को अकेला देखता है, तो अकेला देखकर वंदना के साथ जबरदस्ती करता है। इस तरह का जबरदस्ती करता है जो इंसान को शर्मसार कर देने पर मजबूर कर सकता है। यानी प्रमोद उस लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। लेकिन लड़की जब चीखती है, चिल्लाती है, शोर-शराबा करने की कोशिश करती है, तो प्रमोद ने उस लड़की को गला दबा देते हैं। जैसे गला दबाते हैं, घटना स्थल पर ही उस लड़की यानी वंदना का मौत हो जाता है। वंदना का जब मौत होता है, तो प्रमोद ने उस लड़की को डेड बॉडी को उठाकर सुबोध को बेड पर रख देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद भी पुलिस को कॉल करके सूचना देते हैं और दूसरी तरफ सुबोध मार्केट गया था। मार्केट से जब सब्जी लेकर लौटता है, तब देखता है कि उसकी बेड पर एक लड़की पड़ी हुई है। लेकिन इस विषय में सुबोध कुछ सोचता, कुछ बोलता, उससे पहले पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि सुबोध उसी कमरे में है और उसी बेड पर वंदना की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। तब पुलिस सबसे पहले उस लड़का को अरेस्ट करते हैं और उस वंदना को डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, तो पता चलता है कि किसी ने इस लड़की के यानी वंदना के साथ दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम दिया, यानी बलात्कार किया गया है और उसके बाद में गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। उसके बाद में इस केस को खुलासा करने के लिए पुलिस को कुछ और सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहला सबूत जो होता है, सुबोध वहां अरेस्ट होता है और दूसरा सबूत उसे उसका बेड पे वंदना की डेड बॉडी पड़ी होती है और तीसरा सबूत होता है जो उस लड़के के साथ उस लड़की को दोस्ती था, जो कंपनी वाले को तरफ से पुलिस सपोर्ट किया जाता है। ये तीन सबूत जब मिलता है तो पुलिस उस लड़का के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देते हैं और इसी सबूत के साथ कोर्ट उस लड़के को से फांसी की सजा सुनाते हैं। जैसे सारी बातें उनकी पत्नी सुनती है, वह भी सोचकर समझने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि उनका पति निर्दोष होता है। वो कहता है कि मेरी आत्मा अंतर से कोई यदि पूछे कि आपने वंदना का हत्या क्यों किया, तो मैं गीता पर हाथ रखकर भी कसम खा सकता हूँ, मैंने वंदना का हत्या नहीं किया। पत्नी से कहता है कि ये भारत का कानून है, ये भारत का कानून को सबूत चाहिए, सबूत के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं, क्योंकि भारत का जो कानून है अंधा कानून है। तुम अब जाओ अपने घर, 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चे को अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से ख्याल करना। लेकिन भूल कर भी अपने बच्चे से कभी ये ज़िक्र मत करना, तुम्हारा पापा निर्दोष थे, तुम्हारा पापा कभी गुनाह किए ही नहीं पर उनको फांसी की तख्ते पर लटकाया गया। यदि तुम अपने बच्चे से यह बात बताओगी तो उनका भी भरोसा पुलिस पर से उठ जाएगा। लड़की को ये बात सारी समझा देता है और लड़की वहां से रोने लगती है, अपने पति को लिपट कर और वहां से जाने लगती है। जैसे वह जाने लगती है, फिर से कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद फिर से लड़की पीछे घूमकर देखती है और अपने पति को देखकर रोने लगती है और रोते-रोते अपने घर चली जाती है। और दूसरी तरफ इसके रूम के अंदर जो वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया था, वह वॉइस रिकॉर्डर में सारी बातें जेलर साहब सुन रहे थे। जब सारी बातें जेलर साहब सुन रहे थे,
तो वह भी भावुक हो जाते हैं, वह भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर से उस रिकॉर्ड को रिप्लाई करके सुनते हैं, जब सुनते हैं तो उनके भी आँखें नम हो जाते हैं और वह भी इस रिकॉर्डर को रिप्लाई करके सुनते हैं और सुनने के बाद में एक टीम गठित करते हैं जो बड़े-बड़े अफ़सर और अधिकारी का होता है और उन सभी को बुलाते हैं और उनके सामने इस रिकॉर्डर को पेश किया जाता है और उससे बताया जाता है कि ये जो अपराधी है, ये पूरी तरह से निर्दोष है, इसको फँसाया गया है, ये अपराधी का इसमें कोई गलती नहीं है। इस ऑडियो को एक बार सुना जाए और इस विषय पर जाँच किया जाए। तभी सीनियर जो होते हैं, इस ऑडियो को जब सुनते हैं, तो वाक़ई में उनको भी कहीं न कहीं लगता है कि आज जो एक व्यक्ति का फांसी का सज़ा होने जा रहा है, कहीं न कहीं ये व्यक्ति निर्दोष है और इनको फांसी की तख्ते पर लटकाया जा रहा है। हम सबको मिलकर इनको फांसी के तख्ते से उतारा जाए। तभी इस लड़के इस कैदी यानी सुबोध को रिहा कर देते हैं और उनका जो दोस्त प्रमोद था, प्रमोद को तलाश में पुलिस से जुट जाते हैं। और जैसे सुबोध की फांसी से रिहा करने की खबर जैसे उनकी पत्नी को मिलती है, उनकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और कहती कि आखिरकार भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं है। मेरा पति बेगुनाह था, गलत नहीं किया था इसलिए फँसाया गया था। मेरा पति लौट कर आ गया है, उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करें। हम आपका बहुत-बहुत आभारी रहेंगे।